हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारे यूजीसी नेट 2026 के लिए हमारे पेपर 1 को। स्टूडेंट, हमारे पेपर 1 की प्रिपरेशन जैसे कि हम अभी कर ही रहे हैं, उसके लिए हमने अभी स्टार्ट की हुई है हमारी जनवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर, जिसका हम अभी कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 26 का क्वेश्चन पेपर था, एज ए स्टूडेंट जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो हमारा पेपर 1 होता है उसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं आपके? टोटल 50 क्वेश्चंस आपके ये कवर करता है। ठीक है, इस 50 क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हमने जो अपनी सीरीज में कन्वर्ट किया है, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हमने अपनी इस सीरीज को 3 पार्ट्स में कवर किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्टिंग के जो हमारे 10 क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पर स्टडी किया था, जिसमें आपका डीआई प्रोपोर्शन को हमने यहाँ पर कवर किया था। डीआई का हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया था। उस एक्सप्लेनेशन को हमने यहाँ पर आपकी विद कैलकुलेशन बताया था कि कैसे आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है। मैंने सब चीजों की यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये दोनों पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, उनको आपको जरूर देखने चाहिए क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, पार्ट 2 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, पार्ट 2 भी हमने कल की क्लास में कवर किया था, तो वहां पर हमने हमारे 20 क्वेश्चंस को कवर किया था। दैट मीन्स यहां से 11th to 30th क्वेश्चन को हमने पार्ट 2 में सॉल्व किया था, और आज की क्लास है हमारी पार्ट 3 की, जिसमें हम हमारे रेस्ट 20 क्वेश्चंस या फिर ये कह दीजिए कि लास्ट 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 31 to 50। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज इसको देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें मैंने आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आपको ट्रिक्स बताई है, एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको समझाई है, और साथ साथ यूजीसी नेट में जो आपकी शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे अप्लाई करनी है वो भी मैंने यहाँ पर आपको सब एक्सप्लेन की है। रेस्ट ऑफ दैट मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यानी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी मैराथन सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारी इस फाउंडेशन सीरीज को नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। स्टूडेंट, मैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ इसलिए, बट ट्रस्ट मी, क्योंकि स्टूडेंट मैंने भी जब नेट क्वालिफाइड किया था तो उस टाइम पे भी मैंने बहुत डिटेल स्टडी की थी, क्योंकि डिटेल स्टडी में ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है और आपका टारगेट है जेआरएफ का, तो स्टूडेंट्स आप ये वाली बात मानेंगे कि पेपर 1 में इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 40 to 45 क्वेश्चंस सही करने होंगे। दैट मीन्स आपका टारगेट होना चाहिए 80+, तभी आपका जेआरएफ का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो सक्सेस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए लेट्स मूव विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब स्टूडेंट, फ्रैक्शंस को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं तो उसके 2 ट्रिक्स होती हैं। फर्स्ट ट्रिक होगी अगर आप उन सबके डेनोमिनेटर्स को इक्वल करके उसके बाद उनको हम कन्वर्ट कर दें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में। सेकंड क्या ट्रिक होती है स्टूडेंट, अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके उसके बाद हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। स्टूडेंट, जो हमारी फर्स्ट ट्रिक होती है डेनोमिनेटर्स को इक्वल करके उसके बाद हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बट हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना टाइम्स बचाना है ताकि हम जो है अपने क्वेश्चंस को इफेक्टिवली भी सॉल्व कर सकते हैं और एफिशिएंटली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि स्पीड के साथ हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके डेनोमिनेटर्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनको डिवाइड करके इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम सिंपली इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो सबसे पहले आपका फ्रैक्शन आता है, हमें यहाँ पर 2 को डिवाइड करना होगा 3 से, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18,
रिमाइंडर 2 अगेन 20, 2 6 जा, यानी कि हमारा लास्ट तक क्या चलता रहेगा 0.667। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 17 को आपको 7 को आपको डिवाइड करना है विद 19। कर दीजिए, इसको डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आपका कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में हो जाएगा 3 टाइम्स, 9 3 जा 7, 27, 2 3 + 2 5, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर होगा 3 13। डेसिमल लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द 6, 4 5 11। ठीक है, रिमाइंडर होगा आपका 6 16। डेसिमल, फिर से हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 8, 2 7 5 152। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई है 0.368। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट फ्रैक्शंस को भी ऐसे ही कन्वर्ट करना होगा। 9 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे बाय 11, डेसिमल 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर हो गया यहाँ पर आपका 2। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11, 9 8 जा, तो हमारा यही चलता रहेगा। दैट मीन्स 0.818, ये आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9 से। चलिए फिर से कर लेते हैं। डेसिमल 0, 72 विद 8 0 8, तो यही चलता रहेगा हमारा। दैट मीन्स 0.889। ठीक है, अब हम यहाँ पर 7 को डिवाइड कर देंगे बाय 9, डेसिमल 0, 63 7 0 63, तो वैल्यू वी गेट 0.778। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या आ गए स्टूडेंट, ये हमारे यहाँ पर डेसिमल फॉर्मेट में हमने इनको लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शंस को हम लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे छोटे वाला नंबर लेना होगा। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, बी। बी के बाद क्या आएगा आपका ए के बाद क्या आएगा आपका ई के बाद क्या आएगा आपका सी, और लास्ट में आएगा आपका डी। तो आपकी सीक्वेंस क्या हो गई, बी ए ई सी डी। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका यहाँ पर दिया गया है सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। तो सीरीज कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसको पूरा लिख लेंगे, K9TH12R with the space and B21N। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहाँ स्टार्टिंग के नंबर्स को देखना है। स्टार्टिंग के नंबर्स में जब हम देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रहा है। डिक्लाइनिंग स्टेज में इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं HIJKLMN। ठीक है, यानी कि दो अल्फाबेट्स का यहाँ पे डिफरेंस है, BCDEFGH। इसका मतलब है क्या है, हमारी सीक्वेंस सही जा रही है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। ई आने का मतलब क्या है, ये वाला कट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, 7 + 2 9, 9 + 3 12। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर +4 होना चाहिए और यहाँ पर +5 होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस यही चल रही है ना। तो 12 + 3 कितना होगा, 15। सॉरी 12 + 4 कितना होगा, 16, एंड 16 + 5 हो गया 21। यानी कि यहाँ पर प्लेस क्या रहेगा आपका, 16 का रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका 16 होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो गया है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। स्टूडेंट आपको यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी है, सिंपल आपको क्या करना है, एलिमिनेट करने हैं अपने बाकी के ऑप्शंस को, और उसके बाद जो लास्ट आपका ऑप्शन लगता है उसको करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च करने मत बैठना कि नहीं मुझे एग्जैक्ट वही वैल्यू निकालनी है, नहीं,
हमें वहां पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, हमें तो सिंपल अपना आंसर चाहिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपके पास कैटेगोरियल प्रेपोजिशंस। स्टूडेंट कैटेगोरियल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ये हमारे एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिलेशन देखा जाता है बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हमारे 4 होते हैं, दैट इज AEIO। ठीक है, AEIO। ए क्या होता है? ए होता है आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस वाला। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली सब्जेक्ट टर्म, दैट मीन्स ये हमारा कनेक्ट हो गया, ए हो गया 3 के साथ कनेक्ट, ए 3 के साथ कनेक्ट होते ही हमारा ऑप्शन बी हो गया सही। ठीक है, मैं फिर भी आपको बाकी बताती हूँ। ई हमारा क्या होता है? ई हमारा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। क्या होता है ये हमारा? यूनिवर्सल नेगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है। इसमें हमारे दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, बोथ सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी, बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट्स बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बी का 1 बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आई की। तो आई हमारा क्या होता है? आई हमारा neither contribute to subject and nor contribute to आपका predicate। तो यहां पर क्या होता है? neither। ठीक है, यानी कि किसी पर भी नहीं करता है, और ये साथ साथ आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव होता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, यानी कि ये क्या हो गया? नीदर है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन रह जाएगा, दैट मीन्स सी का 4। लास्ट हम बात कर रहे हैं ओ की। तो ओ हमारा क्या होता है? ओ हमारा होता है पर्टिकुलर नेगेटिव, और ये हमारा कंट्रीब्यूट करता है ओनली प्रेडिकेट। ठीक है, अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है आपने सॉल्व, लेकिन आपको करना क्या है? आपको आप कमेंट करके मुझे ये बताना है कि क्या आपको पहले ये कैटेगोरियल प्रेपोजिशंस AEIO पता थे या नहीं पता थे। अगर पता थे तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं पता थे तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको ये वाली चीज नहीं लगी है, आपको यहाँ से नहीं पता चला है। ठीक है, बताना जरूर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मैचिंग करने का है। फर्स्ट आता है आपका फिशिंग, हैकिंग, स्पैम एंड कुकीज। अब आपको यहाँ पर इनको कनेक्ट करना है विद द फॉलोइंग डिटेल्स। तो सबसे पहला आता है आपका एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। स्टूडेंट अगर हम बात करें कि किसी भी तरीके का अगर हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर मेरे फोन में कोई करने लगा तो वो क्या हो गया? हैकिंग हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? हैकिंग का मतलब क्या हो गया? एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये हमारा क्या है? बी का 1। बी का 1 होने का मतलब है ये कट हो गया और ये कट हो गया। उसके बाद आता है unsolicited email sent over the internet to a recipient on a mailing list। अब ये कौन सी है स्टूडेंट्स? ये वो वाली ईमेल्स है जो अनवांटेड ईमेल्स हैं, जो मैंने कभी डिमांड ही नहीं करी थी। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं प्रमोशनल ईमेल्स। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ आती है? अब आपने देखा होगा अगर आप ईमेल यूज करते हैं तो वहां पे एक हमारी कैटेगरी होती है स्पैम, जहां पर हमारी जितनी भी अनरिक्वायर्ड ईमेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली ईमेल आपको वहीं पे पहुंचा देता है। तो वो क्या होता है? स्पैम होता है। स्पैम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर सी का सेकंड। सी का सेकंड होने का मतलब है ये कट हो गया और ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट आता है स्मॉल फाइल्स और कोड स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? अब आपने कई बार देखा होगा जब भी आप अपना जीमेल आईडी या फिर पासवर्ड किसी भी चीज का अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में एंटर करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि क्या आप अपना पासवर्ड याद रखना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये वाली एप्लीकेशन आपका पासवर्ड हमेशा के लिए याद रखे, जब भी आप लॉगिन करें तो आपसे पासवर्ड ना पूछे। तो आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं, ओके और नॉट नाउ। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक आपकी होती है कुकीज। क्या होता है? ये आपकी कुकीज होती है। ये छोटी फाइल स्टोर के रूप में होती है जो आपकी डिवाइस में एंटर करती है और जो आपकी वेबसाइट को एक लॉन्ग डिटेल या फिर प्रोफेशन से बचाती है।
ठीक है, वो आपकी लॉगिन डिटेल्स जो होती है उनको अपने पास स्टोर करके रख लेती है ताकि आपको इन फ्यूचर अपनी कोई भी जो क्रेडेंशियल्स है वो आपको उसमें एंटर ना करने पड़े। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कुकीज हो गई है जो आपके स्मॉल फाइल या फिर कोड्स को अपने पास सेफ रूप में रख रही है। लास्ट आता है स्टूडेंट्स, द क्रिएटर सेंड आउट लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू टारगेट यूजर्स। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, फिशिंग होता है कि अगर आपको मतलब आपके पास कोई भी एक जेन्युइन लुकिंग लाइक ईमेल आपके अकाउंट में आ रही है या फिर आपके पास भेजी जा रही है ताकि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर देखा हो कई बार क्या होता है बैंक के थ्रू आपके पास कोई फेक ईमेल या फिर फेक कोई भी फ्रॉड इंफॉर्मेशन आपसे लेने के लिए किसी भी तरीके की कोई मेल या फिर मैसेज आ जाता है और वो आपसे डिमांड करता है ओटीपी के लिए। कहता है ना आरबीआई, आपको आरबीआई कहता है सचेत बनिए, सतर्क रहिए, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ये क्या है, ये आपका फिशिंग है जो आपको जो आरबीआई है वो आपको सतर्क कर रहा है फिशिंग होने से। ठीक है, फिशिंग का मतलब क्या हो जाता है, आपको जो एक सही दिखने वाली ईमेल के जैसी एक फ्रॉड ईमेल आपके पास अगर भेज दी जाती है और वहां से वो आपकी पर्सनल डिटेल अगर आपसे निकालना चाहता है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका फिशिंग हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाता है अरेंज करने हैं आपको सीनियर फंक्शनरीज को, यानी कि जो आपके फंक्शनरीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उनको आपको एक करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर प्लेस करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, विजिटर। विजिटर स्टूडेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका होता है जो मिलने के लिए आया है, उसको भी तो विजिटर ही बोलते हैं ना। ठीक है, बट यहाँ पे जब भी कहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो जाए और उसके साथ अगर आपका विजिटर टर्म आ रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, बिल्कुल टॉप लेवल पर होता है, यानी कि सबसे पहला काम किसका होता है, विजिटर का होता है। तो विजिटर का होने का मतलब क्या है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, डीन ऑफ द फैकल्टी। डीन ऑफ द फैकल्टी का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारी हेड है फैकल्टी की। ठीक है, हेड ऑफ फैकल्टी। उसके बाद आता है आपका चांसलर। चांसलर क्यों क्या कौन होता है स्टूडेंट्स, आपका एक तरह से सीईओ या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, तो विजिटर के तुरंत बाद किसका काम आएगा, चांसलर का आएगा। बिल्कुल सही सीक्वेंस में अभी हम चल रहे हैं। उसके बाद आता है आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारे डिपार्टमेंट का हेड है, यानी कि एचओडी हो गया, सिंपल ये डिपार्टमेंट का हेड होगा। ठीक है, लास्ट आता है आपका वाइस चांसलर। वाइस चांसलर कौन हो जाता है स्टूडेंट्स, आपका ये सॉरी आपकी ये जो चांसलर्स होते हैं, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, चांसलर आपके कौन होते हैं, इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं। चांसलर आपके कौन होते हैं स्टूडेंट, चांसलर होते हैं आपके सेरेमोनियल हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। सेरेमोनियल हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो ये कौन हो गया आपका, सिंपल एचओडी। और लास्ट अगर हम बात करें वाइस चांसलर की, तो वाइस चांसलर आपका कौन हो जाता है स्टूडेंट्स, जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट या फिर कह दो यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारी सीक्वेंस देखिए, सबसे पहला काम कौन कर रहा है, विजिटर कर रहा है। ठीक है, विजिटर के तुरंत बाद आपका काम कौन फॉलो करता है, उसका चांसलर। ठीक है, तो बिल्कुल सही सीक्वेंस में चल रहे हैं। चांसलर के तुरंत बाद कौन आएगा, वाइस चांसलर आएगा, बिल्कुल सही चल रहे हैं। उसके बाद मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे डीबी और बीडी दो ऑप्शन है आपके पास, तो मुझे ये बताइए कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बड़ा होता है, डीन ऑफ द फैकल्टी बड़ा होता है, यानी कि डीन बड़ा है या हेड बड़ा है, ये बताइए। डीन बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब क्या है, बी आपका पहला आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये जो सीक्वेंस है ये आपको समझ में आ रही है, ज्यादा कोई डाउट्स नहीं आ रहे। डाउट्स अगर आ भी रहे हैं स्टूडेंट तो प्लीज कमेंट करिए और हमारे साथ डिस्कस करते चलिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मोटिव। स्टूडेंट बायोलॉजिकल मोटिव क्या होता है? जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर अब से रिक्वायर कर रहा है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्या है? अचीवमेंट। क्या बिना अचीवमेंट के आप जिंदा नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे तो अचीवमेंट भी मिलेगी। हंगर, नहीं भाई, जब तक अगर आपको भूख लग रही है तो ना तो अचीवमेंट हो सकती, ना पावर का काम है और ना ही एफिलिएशन का है। तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? हंगर की। तो ये क्या है हमारी? ये हमारी बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल मोटिव है हमारा। पावर और एफिलिएशन भी बाद में आता है, सबसे पहले क्या होता है? हमें भूख प्यास सबसे पहले जरूरी है, हंगर, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज। अब स्टूडेंट आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 यानी कि आपके बाइनरी डिजिट को यहाँ पर स्टडी करता है। और इन 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की समझ में? बिट। ये क्या होता है? बिट। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है? आपकी बिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। जर्नल्स दैट प्रायोरिटाइज सेल्फ इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, deviation from best editorial publication practices, lack of transparency and use of aggressive and indiscriminate solicitation practices are known as। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये आता है, क्योंकि स्टूडेंट अब आप आने वाले टाइम में JRF क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आप फिर PhD के लिए भी अपने लिए अप्लाई करेंगे। PhD के लिए जब आप अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे? वहां पर आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराने होंगे, ठीक है। और रिसर्च पेपर आपको कहाँ पब्लिश कराने होते हैं? वो आपको जर्नल में पब्लिश कराने होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो बात की जा रही है जर्नल्स की, वो जर्नल्स आपके कौन से होते हैं? रिसर्च क्वालिटी पर जो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ये वाले जो बात करी जा रही है, ये वो वाले जर्नल पेपर्स हैं जो आपकी रिसर्च क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? पैसे कमाने के लिए पेपर पब्लिश कराते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फेक इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है, आपके ना तो प्रॉपर तरीके से आपके पेपर को पीयर रिव्यू करवाया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर्स को बार बार कॉल करके, मैसेजेस करके, ईमेल करके उनको बोला जाता है बस आइए हमारे पास अपने पेपर को पब्लिश कराइए, हम ये फायदा देंगे, हम वो फायदा देंगे, और लास्ट में आके कुछ भी फायदा नहीं मिलता है। ये आपके साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो स्टूडेंट जब भी आप रिसर्च पेपर को अपने पब्लिश कराएंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कौन से आपके जर्नल्स ओपन एक्सेस है, प्रोप्राइटरी जर्नल्स है, प्रोफेशनल्स है या फिर प्रीडेटरी जर्नल्स हैं। तो प्रीडेटरी जर्नल्स कौन से हो जाते हैं स्टूडेंट्स? जो आपको आपकी मिसलीड करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को, फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपके एडिटोरियल पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस को डेविएट करते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है, और यूज करते हैं वो अग्रेसिव या फिर इनडिस्क्रिमिनेट सॉलिसिटेशन प्रैक्टिसेस को, ठीक है, जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं इन शॉर्ट। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को अरेंज करना है आपको इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या आता है आपका? प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है? जहां पर हम ये देखते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जहां पर हम प्रॉब्लम की जड़ को देखते हैं और प्रॉब्लम की जानकारी इकट्ठा करते हैं। यानी कि हम यहां पर देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो हमारा आइडेंटिफाई कहाँ किया जाता है? प्रेपरेशन में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है? हम यहाँ पर इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं, जांच करना, अपनी प्रॉब्लम का जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसकी जांच की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आपके पास अचानक से कोई आइडिया आ जाए तो यहाँ पे लिख देंगे गॉट एन आइडिया, क्या हो जाएगा? या गेट एन आइडिया, गेट एन आइडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे अचानक से आपको कोई आइडिया मिल जाता है। रिवीजन क्या हो गया? रिवीजन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, हम अपने आइडिया को यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज द आइडिया
एंड फाइनली उसको क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखते हैं गेट द आइडिया डेवलप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को डेवलप करते हैं। कुछ समय के लिए हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स होकर उस प्रॉब्लम को इवेल्युएट कर सके। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं लेट द प्रॉब्लम बी इन रेस्ट। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फाइनल टच पे हैं, कोई क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके पास एक वर्ड आ जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस ही आ गया। अब आपने इसको कभी कहीं पहले पढ़ा होगा, किसी पेज पे या किसी नोटबुक में, किसी बुक में आपने इसको पढ़ा होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको वो पेपर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन चाहिए। What is the problem? I need that solution. ठीक है, याद नहीं आ रहा। अब क्या करा आपने, शांति से बैठ गए, क्या हुआ, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, What is the problem? I need that paper. ठीक है, सेकंड स्टेप क्या हुआ, आपने अब अपने पेपर को, अपनी प्रॉब्लम को 2 मिनट के लिए शांत छोड़ दिया। ठीक है, और अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने आइडिया को डेवलप कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लेट द प्रॉब्लम बी इन रेस्ट। उसके बाद आपका ई हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, अचानक से आपको कोई अपना आइडिया याद है, ओ ये तो वहां रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने गेट एन आइडिया, आपको आइडिया मिल गया। अब आपने क्या किया, अब आप फटाफट से गए और आपने जाकर चेक किया क्या वहां पर आपका नोटबुक मिलेगा। तो वहां आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो। ठीक है, इवेल्युएशन के बाद आपने क्या किया, फाइनलाइज, आपने देखा कि आपका जो आइडिया था क्या वो सही था, वहां पर वो चीज मिली या नहीं मिली। अगर मिल गई तो वहां पर क्या हो गया, आपने उसको फाइनलाइज कर दिया है अपने आइडिया को। तो ये आपका क्या हो गया, एक क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को आपने यहाँ पर चैनलाइज कर दिया है। तो सही आपका प्रोसेस क्या है, AECBD, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा होता है स्टूडेंट, जो मेन सोर्स से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोल दें कि व्हीकल से जो डायरेक्ट आपका पोल्यूशन निकल के आ रहा है, या फिर ये कह दें कि जो मील से चिमनी के थ्रू जो भी डायरेक्ट पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं आपके, वो कौन है, वो होंगे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो गया, ए का टू, यानी कि ये गलत और ये गलत। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट की अगर हम यहाँ बात करें तो स्टूडेंट वो कौन से होते हैं, जो हवा में मिलकर आपका रिएक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि हवा के साथ इंटरेक्ट होकर जो रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट जब आप छोटे रहे होंगे, हम तो बड़ा खेलते थे, हम क्या करते थे, जैसे कि कोई एक छोटा सा होल है जहां से सनलाइट अंदर पास हो रही है और कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, तो हम उसको बड़े ध्यान से देखते थे। तो उस सनलाइट में क्या होता था, छोटे छोटे से पार्टिकल्स वो मूव करते रहते थे। वो पार्टिकल्स क्या होते थे, हम उनको पकड़ने की कोशिश करते थे लेकिन वो पकड़े नहीं जाते थे। तो वो क्या हो रहा है, वहां पर सनलाइट एयर के साथ इंटरैक्ट होकर एक अपना क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर रही है, जिससे हमारा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एक पेरोक्सियल नाइट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा पेरोक्सियल नाइट्रेट है ये हमारा, यानी कि बी का वन ये हमारा सही चल रहा है। उसके बाद आता है ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंसेस। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होते हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने, ओजोन लेयर को जो हार्मनेस पहुंचाते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं। अब स्टूडेंट आपने ये वो वाली गैसेस होती हैं जो एसी में, फ्रिजेस में जो गैस डाली जाती है ना, वो वाली होते हैं। अब स्टूडेंट ये वाली बात तो आपने सुनी होगी कि जो एसी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है, जो उसकी गर्म हवा निकल रही है, वो क्या कर रही है, वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रही है। क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है कि फ्रिजेस की जो हीट निकल रही है या फिर जो एसी की हीट एनवायरनमेंट में छूट रही है, उससे भी हमारी बहुत बड़ी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यानी कि मतलब क्या है कि वो हमारी ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रही है। तो वो जो ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रही है, व्हाट वाज दैट, इट इज CFCs। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। व्हाट इज दैट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
ठीक है। तो ये वही है हमारी जो ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रही है, जो हमारी फ्रिज या फिर एसी में गैस डाली जाती है वही वाली गैस होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, CFCs भी बोलते हैं, और साथ साथ इसको पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। लास्ट आता है स्टूडेंट्स आपका क्लाउड कंडेंशन न्यूक्ली। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन पर वाटर वेपर हो जाता है, जमा हो जाता है और बाद में बादल बन जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है किसकी वजह से होता है, ये एरोसोल्स की वजह से होता है, यानी कि एरोसोल्स इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब सी का ऑप्शन हो गया है 4th और डी का ऑप्शन हो गया है 3rd, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, अब आपके पास आ गया है असर्शन और रीजन। असर्शन आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट, अ विंडमिल विल बी मोर इफेक्टिव if it is placed at a higher elevation above the ground than a lower one। अब स्टूडेंट एक विंडमिल क्या होता है, विंडमिल अगर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का एक पंखा होता है जो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा होता है और जो मूव करता रहता है लाइक दिस, और उसके बाद क्रिएट करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विंडमिल जितनी स्पीड से चलेगा उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विंडमिल विल बी मोर इफेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा इफ इट इज प्लेस्ड एट अ हायर एलिवेशन अबव द ग्राउंड लेवल देन अ लोअर वन। अब स्टूडेंट अब अगर आप जमीन पर अगर खड़े हो, ठीक है, अपने जो आपका घर है उसके ग्राउंड लेवल पे अगर आप खड़े हो तो वहां पे थोड़ी कम हवा लगेगी, और वहीं अगर आप जितना ऊपर घर की छत पर अगर आप खड़े हो जाओगे तो वहां पर तेज हवा लगेगी। किसी बिल्डिंग के टॉप पर अगर आप चले जाओ तो वहां पर और ज्यादा हवा लगेगी। क्यों? क्योंकि जब ग्राउंड लेवल होता है स्टूडेंट्स उस पर ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे आते हैं। ऑब्स्टेकल्स कैसे हो गए, आपके पेड़ हो गए, वो भी आपकी हवा से आपकी हवा को रोक रहे हैं, जो आपके घर हैं वो भी आपकी हवा को रोक रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी आपकी हवा को रोक रही है, यानी कि जो लोअर लेवल है यानी कि ग्राउंड लेवल है उस पे आपकी हवा को रोकने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि विंड मिल को लोअर लेवल पे सही तरीके से प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वो सही तरीके से मूव नहीं कर पाता है। अगर हम विंड मिल को थोड़ा हायर लेवल पे लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा विंड मिल है वो और स्पीड से घूमेगा, और स्पीड से घूमेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, विंड मिल विल बी मोर इफेक्टिव इफ इट इज प्लेस्ड एट हायर एलिवेशन अबव द ग्राउंड लेवल देन अ लोअर वन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रीजन की, तो रीजन आपका क्या कहता है, जनरली द विंड स्पीड इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात की गई है, यहाँ पर भी वही बात की गई है कि अगर हम विंड मिल को इंक्रीज कर देते हैं अर्थ के सरफेस से तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। रीजन में जो बात की गई है असर्शन में भी वही बात की गई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की। ये क्या होता है, जब पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट डाला जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो गया, जो भी आपका वेस्ट हो गया, कोई भी आपका यहाँ पर बोल दो डेड प्लांट्स हो गए, अगर आपके कोई भी सीवेज अगर आपका छोड़ा गया तो जो आपके पानी में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो जब उस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो उस टाइम पे उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उस वेस्टेज को जब वो डिकम्पोज करते हैं तो उस प्रोसेस में बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जितनी ऑक्सीजन बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। यानी कि बीओडी ही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। स्टूडेंट से फिर से हमारे पास कैटेगोरियल प्रीपोजिशंस आ चुके हैं, इनको हम फिर से एक और बार डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका कन्वर्जन ऑफ ओ ए ई आई। ओ ए ई आई हम इनको क्या करते हैं, सही तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओ की, तो आपका ओ यहाँ पर क्या प्रेजेंट करता है, ओ होता है सॉरी सबसे पहले हम इनको यहाँ सही तरीके से एक सीक्वेंस में लगा लेते हैं, ए ई आई ओ, ठीक है। तो ए आपका क्या बोलता है, ए आपका रिलेशन बताता है ओल का, दैट मीन्स ओल ए आर बी,
ई आपका यहाँ पर रिलेशन दिखाता है नो का, नो ए इज बी। आई यहाँ पर आपका रिलेशन दिखाता है सम का, सम ए आर बी। और ओ यहां पर दिखाता है आपका सम नोट का, सम ए आर नॉट बी। अब यहां पे इनका बोला गया है कन्वर्जन ऑफ एन ओ प्रेपोजिशन इज वैलिड। कन्वर्जन यहां पर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाना, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए का कन्वर्जन करें तो क्या वो सही होगा, ऑल ए आर बी, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एन ए प्रपोजिशन इज एन ए प्रपोजिशन, नहीं, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ई की, नो ए इज बी, नो ए इज बी। दूसरा क्या हो जाएगा, नो बी इज ए, बिल्कुल सही हो रहा है। अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ई द कन्वर्जन ऑफ एन ई प्रेपोजिशन इज कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। क्या यहाँ पर कोई लिमिटेशन लगी है? नहीं, ये तो इजीली हो रहा है, तो लिमिटेशन ना होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं आई की, कन्वर्जन ऑफ आई इज ऑफ एन आई प्रेपोजिशन इज वैलिड। चलिए देखते हैं हम यहाँ, सॉरी, सबसे पहले हम ई का हो गया ना हमारा, आई का देख लेते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ जी, ये बिल्कुल इक्वल है। इसको फिर देख लेते हैं हम आई को, द कन्वर्जन ऑफ एन आई प्रेपोजिशन इज वैलिड, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो रहा है। लास्ट स्टेटमेंट हम ओ का देखते हैं, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल। तो क्या ये स्टेटमेंट सम बी आर नॉट ए को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं, क्वालिफाई तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल नहीं है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बी भी ए नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओनली डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, टू साइकिलिस्ट कवर द सेम डिस्टेंस at 15 किलोमीटर पर आवर and 16 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। If one cyclist takes 16 minutes longer than the other, then the distance traveled by each cyclist is। यहाँ पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। टाइम हमें यहाँ पर जो बताया 16 मिनट बताया है। अब स्टूडेंट, जो हमारी यहाँ पर स्पीड है वो kmph में है, तो हमें जो टाइम है वो भी हमें आर में चाहिए होगा। तो उसको आर में हम कन्वर्ट कर देंगे, 16 डिवाइड बाय 60, 4 जा 15 जा, दैट इज 4/15 आर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको स्टेटमेंट में डालेंगे, यहाँ पर यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपकी पहले कितनी है 15 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड साइक्लिस्ट, कितना हो गया 16। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 4/15 का। बस अब कैलकुलेट करना है, सिंपल। 15 मल्टीप्लाइड बाय 16, आपने यहाँ पर एक एलसीएम ले लिया है, 16d माइनस 15d इज इक्वल्स टू 4/15। d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 16। 15 से 15 कट, d इज इक्वल्स टू 16 4 जा 64। तो आंसर आ गया आपका 64 किलोमीटर। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 15 कट होने वाला है, तो मैं क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, यहाँ पर बात की जा रही है मोस्ट लिबरल ओपन एजुकेशन रिसोर्स लाइसेंस की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीसी क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है सीसी की। सीसी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, ये एक लाइसेंस होता है जो ये बताता है कि कोई भी जो पर्सन है वो अपनी मटेरियल को
किस हद तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो हमारी एक लिमिटेशन बताता है कि किस हद तक हम अपने मटेरियल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे CC के साथ ऐड हो जाता है BY, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? इसी स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये हमारा एक क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, यानी कि हम यहां क्या देखते हैं? क्रेडिट देना, ठीक है। उसके साथ ये क्या करता है? इसको हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमारा कॉपी हो सकता है, एडिट हो सकता है, और यहां पर हमारा क्या हो सकता है? इसको हम शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ प्लस ये हम कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये सबसे ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम बात करें अगर CCBYND की, सॉरी उससे पहले तो हमारा SA आ रहा है, तो CCBYSE की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या होता है? ये आपका कॉपी, एडिट और शेयर आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कॉपी, एडिट एंड शेयर कर सकते हैं, प्लस कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं। बट ये आपका क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है, यानी कि यहां पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका CCBY और ND। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर आप कॉपी, शेयर कर सकते हो कमर्शियल यूज के लिए, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको हम शेयर कर सकते हैं, बट नो एडिटिंग, बट इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की जा सकती है, और साथ साथ ये कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है, कमर्शियल यूज किया जाता है, ठीक है। लास्ट आता है आपका CCBYNC। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पर हम बात करें तो यहां पर ना तो कमर्शियल यूज होता है, ठीक है, ये हमारा नॉन कमर्शियल होता है। सबसे पहले यहाँ पे NC का मतलब भी क्या है? नॉन कमर्शियल है। ये क्या है? ये आपका नॉन कमर्शियल है, और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसको हम कॉपी और एडिट कर सकते हैं, कॉपी प्लस एडिट किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हमारा क्या है? लिबरल। यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा लिबरल कौन है। तो सबसे ज्यादा लिबरल कौन है हमारा? जो सबसे ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करा रहा है वो है आपका CCBY, ठीक है। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट, जब मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस कराई थी तो वहां पे मैंने आपको एक इसकी ट्रिक बताई थी, तो आपको हम यहाँ पर ये वाली क्वेश्चन को हम बिल्कुल उसी ट्रिक से फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे, और वहां के उन क्वेश्चंस में से हम उनके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उन्हीं कीवर्ड्स के बिहाफ पे हम फिर क्या करेंगे? अपने कॉम्प्रीहेंशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रोल ऑफ अ मैनेजर, यहाँ पे सबसे पहले क्या बात की जा रही है? रोल ऑफ अ मैनेजर की। includes all of the following except, यानी कि stacking stones for the pyramid, planning what is to be done, organizing people for the pyramid site, directing the pyramid workforce, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज persons responsible for the control, organizing and planning have been directing, organized endeavors since 1400s, for 1 lakh years, for 20 years, for thousands of years, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एंशिएंट इक्विवेलेंट ऑफ द असेंबली, यानी कि यहाँ पर क्या है? एंशिएंट इक्विवेलेंट ऑफ द असेंबली लाइन वाज यूज्ड इन
ये किस में यूज किया गया है? इजिप्ट में, चाइना में, वेनिस में और गीजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, फ्रॉम द अबव पैसेज इट इज एविडेंट दैट, क्या एविडेंट किया गया है? मैनेजमेंट इज अ रिसेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डिग्रीज डेट बैक टू मैनी ईयर्स, people with guided organized efforts can be seen through ages, assembly line system was very popular in China, Egypt and Italy. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और लास्ट क्वेश्चन है, द पैसेज डॉक्यूमेंट्स दैट इजिप्टियंस इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड। यहाँ पे बात की गई है इजिप्टियंस इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड की, ठीक है। तो इनके बिहाफ पे हमें यहाँ पे क्या करना है? अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम यहाँ पर अपने पैसेज को पूरे को रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पैसेज क्या कहता है? ऑर्गेनाइज्ड endeavors directed by people responsible for planning, organizing, leading and controlling activities have excited for thousands of years। देखिए हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन था, planning, organizing, leading and controlling activities have been excited for thousands of years, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन था कि कितने टाइम से हम इसको ये वाली देखते जा रहे हैं, यानी कि 4000 ऑफ ईयर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, फायदा क्या हुआ, हमने अगर क्वेश्चंस रीड आउट कर ली तो एक लाइन पढ़ते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें इसलिए इसको पढ़ते जाना है। नेक्स्ट आता है द इजिप्टियंस पिरामिड एंड द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। देखिए स्टूडेंट, इसके साथ साथ हमारे एक क्वेश्चन का और काम आ रहा है। एक और क्वेश्चन का यहाँ पर मतलब आया है कि ऑर्गेनाइज्ड एंडेवियर्स डायरेक्टेड बाय पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। यानी कि जो आपका मैनेजर का काम है वो क्या है? प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, डायरेक्टिंग, यानी कि स्टैकिंग स्टोन्स का काम नहीं है। स्टैकिंग स्टोन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पत्थर ढोना, एक जगह से दूसरी जगह पर पत्थर लेकर जाना। अब क्या ये काम मैनेजर करता है? नहीं, मैनेजर का काम होता है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। हमने पढ़े हैं ना हमारे जो रूल्स होते हैं उन सबको। तो यहाँ पर हमारा स्टैकिंग स्टोन्स तो हमारा मैनेजर का काम नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए एक ही के साथ हमें क्या हुआ, हमारे सीधा एक लाइन में हमने पढ़ी और वहां से हमें 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला गया है द इजिप्टियंस पिरामिड एंड द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फॉर इंस्टेंस आर टेंजिबल एविडेंस दैट प्रोजेक्ट ऑफ ट्रेमेंडियस स्कोप एम्प्लॉइंग टेंस ऑफ thousands of people were undertaken well before modern times. The pyramids are particularly interesting examples. The construction of a single pyramid occupied more than 1 lakh workers for 20 years who told each worker what to do. यहाँ पे बोला गया है जो हर एक वर्कर को बताता है कि आपको क्या करना है। Who ensured that there would be enough stones at the site to keep worker busy, जो इस बात का ध्यान रखता है कि आपके साइट पर इनफ स्टोन्स हो, इनफ पत्थर्स हो, जिससे कि आपके जो वर्कर्स हैं वो काम करते रहें। द आंसर टू दिस सच क्वेश्चन इज मैनेजर। उसका सही आंसर क्या है? मैनेजर है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मैनेजर्स वर कॉल्ड एट द टाइम, समवन हैड टू प्लान व्हाट वाज टू बी डन, ठीक है। एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा कि जो मैनेजर है, हाँ, ये इजिप्टियंस जो हमारे इन्वॉल्व करते थे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड, क्या करते थे? एन इन्वेंटरी सिस्टम टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द स्टोन्स, नहीं। अ प्लान फॉर व्हाट वाज टू बी डन, ये देखिए ये कौन करते हैं? आपके इजिप्टियंस कर रहे थे आपके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। स्टूडेंट ऐसे ही आप जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके यहाँ पर सही आंसर्स निकलते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया था व्हाट वाज टू बी डन, ऑर्गेनाइज पीपल एंड मटेरियल टू डू, लीड एंड डायरेक्ट द वर्कर्स एंड इम्पोज सम कंट्रोल टू एंश्योर दैट एवरीथिंग वाज डन एज प्लान्ड, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमने एक कंप्लीट पैराग्राफ को स्टडी किया और हमने अपने 3 क्वेश्चंस को यहाँ पर मार्क कर लिया है। नेक्स्ट आता है अनदर एग्जाम्पल ऑफ अर्ली मैनेजमेंट। यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल आ गया है आपका अर्ली मैनेजमेंट का, कैन बी सीन ड्यूरिंग द 1400s इन द सिटी ऑफ वेनिस। किसकी बात की जा रही है? वेनिस की अब यहाँ पर बात की जा रही है। तो वेनिस से रिलेटेड आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि अ मेजर इकोनॉमिक एंड ट्रेड सेंटर, ठीक है। The Venetians developed an early form of business enterprise and engaged in many activities common to today's organization. For instance, at the arsenal
of Venice warships were floated along the canals and at each stop materials and riggings were added to the ship. देखिए अब यहाँ पर बात की जा रही है आपकी कि जो आपका एंशियंट इक्विवेलेंट था, यानी कि जो आपकी पुरानी बातें थी वो कहाँ पर बातें की जा रही है, यानी कि उसको कौन फॉलो कर रहा है। इजिप्ट में फॉलो किया गया है, चाइना में फॉलो किया गया है, गीजा में फॉलो किया गया है, ये वेनिस में। तो यहाँ पर पूरी बात बताई गई है कि वेनिस में जो हमारे टुडे कॉमन एक्टिविटीज जो वेनिस में आज भी चल रही है और पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो क्या है, वो हमारी कहाँ से चलती आ रही है, वेनिस में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, डजंट दैट साउंड्स अ लॉट लाइक अ कार फ्लोटिंग अलोंग एन ऑटोमोबाइल असेंबली like while components are added to it. In addition to this assembly line, the Venetians also used warehouse and inventory systems to keep track of materials, human resource management systems to manage the labor force, and an accounting system to keep track of revenues and cost. चलिए अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग अब इस वाले क्वेश्चन को हमें ऐसे ही पढ़ के करना होगा। फ्रॉम द अबव पैसेज इट इज एविडेंट दैट, क्या एविडेंट हुआ है हमें, मैनेजमेंट इज अ रिसेंट डेवलपमेंट, क्या मैनेजमेंट अभी अभी डेवलप हुआ है, नहीं। मैनेजमेंट डिग्रीज डेट बैक टू मैनी ईयर्स, मैनेजमेंट की जो डिग्री है वो अभी पीछे मतलब काफी टाइम से चलते हैं, नहीं वो तो अभी आई है। मैनेजमेंट की तो डिग्री आपको अभी मिली चाहिए, यानी कि एक प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट, एक प्रोफेशन जो बना है वो अभी हाल ही में बना है। People with guided organized efforts can be seen through ages. बिल्कुल, मैनेजमेंट का जो काम है वो तो सदियों से देखा जा रहा है, भले ही वो उसकी स्टडीज जो है, उसका जो प्रोफेशन है वो अभी इवेल्युएट हुआ है, लेकिन वो तो सदियों से देखा जा रहा है उस काम को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। असेंबली लाइन सिस्टम वॉज वेरी पॉपुलर इन चाइना, इजिप्ट एंड इटली, नहीं वो तो कहाँ पर हुआ था, असेंबली लाइन सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ पर थी, वेनेटियंस में थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमने आज के अपने सारे 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिया और इन 20 क्वेश्चन के साथ हमने अपने 50 क्वेश्चंस को यानी कि कंप्लीट कर लिया है। हमने अपने जनवरी 2026 को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वाला सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा इसको हमारे साथ पढ़ते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको शेयर करनी है अपने उन दोस्तों के साथ जो आप ही के साथ तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो करना है कमेंट। और स्टूडेंट्स अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये सेशन तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और उसके साथ आपको क्या करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, जिससे कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए स्टूडेंट्स तब तक करते रहिए अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।